हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अभी इंडिया में जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, ऐसी सिचुएशन में क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है या फिर नहीं, इस चीज़ के बारे में भी पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। ओके, और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जो कई सारे एमपीज़ जो हैं, उनके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो गवर्नर हैं कई स्टेट्स के, उन्होंने जो खुद की सैलरी है अगले 1 साल तक की जो खुद की सैलरी होगी उसका 30% जो है वो CFI में, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इंडिया का, उसके लिए डोनेट किया है। तो इस वजह से ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का कंसेप्ट काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। और कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो एज़ ऑफ टुडे इंडिया में टोटल 20,080 केसेस हैं कोरोना वायरस के। ओके, जिनमें से 3,975 को रिकवर कर दिया जा चुका है। ओके, सो जो कोरोना वायरस और कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, जिस की वजह से काफ़ी सारा इकोनॉमी की क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, इंडिया में तो चल रहा है, उसके अलावा कई सारी वर्ल्ड में लगभग अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारी कंट्रीज़ में ये सब चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन उभर के आती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरजेंसी होती क्या, कितने टाइप की हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें जो इमरजेंसीज़ हैं उनको 3 टाइप में बताया गया है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंडर में आती है। दूसरी है प्रेसिडेंट्स रूल, जिसको कि स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, जो आर्टिकल 356 में आती है। तो थर्ड है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 के अंडर में आती है। और ये सारी जो इमरजेंसीज़ का जो प्रोविज़न है, ये जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए गए हैं। ओके, सो फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब बेसिकली किसी कंट्री में जब फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी आ जाती है या फिर उसका जो क्रेडिट होता है उसमें क्राइसिस हो जाता है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तब ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ओके, और इसको कैसे लगाया जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, अगर उनको लगे कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से कंट्री में या फिर किसी स्टेट में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो गई है, या फिर किसी भी टेरिटरी में, ठीक है, स्टेट्स में, कंट्री में पूरी में, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये वो तभी कर सकते हैं जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एडवाइस दें। ओके, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की अथॉरिटी देता है। ओके, और इसके साथ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1978 में ऐड किया गया था, उसमें ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट की जो ये सर्टिफिकेशन है कि उनको लगे कि सिचुएशन अराइज हो गई है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की, तो ये जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसके डिक्लेरेशन को रिव्यू कर सकता है। ओके, सो अब इसका कुछ जो प्रोविजंस है या फिर पार्लियामेंट में कैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी बेसिकली अप्रूव होती है, तो इसका जो प्रोक्लेमेशन जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, वो दोनों हाउस से, लोअर हाउस और अपर हाउस, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों हैं उनसे 2 महीने के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए। जिस डेट पे ये प्रोक्लेमेशन फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस से अप्रूव हो जाना चाहिए। और ये अप्रूव होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ में। ओके, और जब ये अप्रूव हो जाएगा तो उसको वापस से, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए कभी भी रिवोक की जा सकती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। और इसके लिए 2 मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि जैसे मान लो पार्लियामेंट के एक बार अप्रूवल मिल गया और उसके बाद अगर इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए दोबारा अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो लोकसभा और राज्यसभा है वहाँ से। और यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी की कि
इतने पीरियड तक ही फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऑपरेशन पीरियड जो होगा जैसे कि 2 साल तक की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, 6 महीने तक की हो सकती है। ऐसा कोई सीन नहीं है, कितने भी टाइम तक ये एक्सटेंड की जा सकती है। ओके। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि इसको रिवोक बस प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी टाइम किया जा सकता है, और उसमें कोई पार्लियामेंट का जो लोकसभा या राज्यसभा है उसके प्रायर अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंटर की, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उनके पास पूरे फाइनेंशियल ऑर्डर, जैसे किसी स्टेट में अगर लगाई गई है तो उसके स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। मतलब देखा जाए तो नॉर्मली पूरा कंट्रोल सेंटर के हाथ में होता है। ओके। और जो भी मनी बिल्स या फिर कोई भी टाइप के जो फाइनेंशियल बिल्स जो हैं जो कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए उनके पास में आते हैं, उनको वो होल्ड पे रख सकते हैं, रिजर्व में रख सकते हैं, ठीक है। और जो भी पर्सन्स हैं जो गवर्नमेंट स्टेट्स में या फिर सेंटर में जो अपॉइंटेड हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, उनकी सैलरी या फिर उनका जो अलाउंस जो है उनको रिड्यूस भी किया जा सकता है। ओके। अभी रिसेंटली तेलंगाना में एक केस हुआ है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरी का 10 से 75% जो अमाउंट होगा वो उसको कट करेंगे, ठीक है। ये कोरोना वायरस जो पैंडेमिक सॉरी अभी पैंडेमिक हो गया है, जो कोरोना वायरस जो पैंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से। ओके। अब बात करते हैं इसका जो मेन इशू जो आता है कि प्रेसिडेंट जो है इस टाइप की डायरेक्शन दे सकता है, उसके अलावा जो किसी भी स्टेट या फिर सेंटर की बात अगर वहाँ पे आती है तो वहाँ पे कोई भी क्लास का किसी भी ग्रेड का जो पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है सेंटर में, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज हो, उन सब की सैलरी और अलाउंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि अभी जो कई सारे एमपीज़ हैं, उनके अलावा जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट, और उसके अलावा जो कई सारे स्टेट्स के गवर्नर हैं, उन्होंने खुद की जो सैलरी है अगले 1 साल की, उसका 30% जो पे कट है उसको CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसके लिए डोनेट किया है। ओके। तो इस टाइप की जब सिचुएशन आती है, जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऑपरेशन चलाया जाता है, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन में या फिर फाइनेंशियल मैटर्स जो भी होते हैं स्टेट्स के वगैरह वगैरह के, उन सब में पूरा कंट्रोल सेंटर का होता है। ओके। तो अभी तक इंडियन हिस्ट्री में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई नहीं गई है, लेकिन एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी भयंकर वाला हुआ था 1991 में। 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जिसको कि ट्विन डेफिसिट बोला जाता है, जिसमें कि इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस था वो तो डेफिसिट में चल ही रहा था, उसके अलावा जो गवर्नमेंट थी वो अपने काम कर रही थी, वो फिस्कल डेफिसिट और बढ़ा रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे इससे भी बड़ा क्राइसिस जो कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जिसकी वजह से सारे मतलब शॉप्स वगैरह या फिर ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज वगैरह सारे बंद पड़े हैं। तो ये भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन बन रही है, बट 1991 में इससे भी भयंकर वाली थी, और उस टाइम पे भी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी। ओके। अब करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने मतलब 90 लोगों के जो अथॉरिटीज़ के जो 90 लोग हैं उनके एक स्पेशल टीम बनाई है, जिससे कि वो गवर्नमेंट का या फिर इकोनॉमी का जो हर मूव है उसको रेक्टिफाई कर सकें और अच्छे से उस पर अपनी नज़र रख सकें। और फाइनेंशियल सेंटर्स जो हैं, जैसे कि लॉकडाउन जो अभी चल रहा है जो कि 3 मई तक चलेगा, तो जितने भी सारे फाइनेंशियल सेंटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह या फिर उसके अलावा कंपनीज वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लगभग 80% सारे बंद ही हैं। ओके। तो जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो एकदम काफ़ी बढ़ रहा है, और रुपए की वैल्यू की अगर हम डॉलर के कंपैरिजन में अगर बात करें तो 7.70 रुपए हो गई है पर डॉलर। ओके। तो जो कि काफ़ी डाउन चला गया है। और उसके अलावा जो कंटिजेंसी फंड है या फिर इमरजेंसी फंड जो होता है गवर्नमेंट का, वो भी धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो आरबीआई का जो फंड होता है, रिजर्व फंड जो होता है आरबीआई का, वो भी धीरे धीरे खाली होता रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कई
सारी स्कीम्स और उसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, जिनमें आरबीआई जो है काफ़ी पैसा गवर्नमेंट को दे रहा है। ओके। और जो आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 2020-21 के लिए इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था उसको एस्टिमेट पहले जनवरी मंथ में किया था, तब तो किया था 5.8%, लेकिन अभी रिसेंटली उसको फिर से किया गया है अप्रैल मंथ में। ठीक है, उसको एस्टिमेट किया गया है अभी 1.9% 2020 ईयर के लिए। ठीक है, 2020 के लिए जो 1.9% किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले प्रिडिक्ट किया गया था 5.8 की ग्रोथ होगी, 5.8% की। अभी बता रहे हैं कि वो 1.9% की ही ग्रोथ होगी। तो ये पहले के कंपैरिजन में, नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में काफ़ी डेवेस्टेटिंग एफर्ट है। ओके। और जो शेयर मार्केट है इंडिया का, जैसे कि एनएसई है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, और उसके साथ साथ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी वैल्यूज़ भी, वहाँ पे स्टॉक मार्केट भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ओके। सो इन सब सिचुएशन से लगता है कि इंडिया में भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावना है। बट अगर इस पे बहुत ही कम चांसेस हैं कि सेंट्रल के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी, क्योंकि अभी तक इससे भी बुरा जो 1991 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, इससे भी बड़ा था वो, बट उसमें भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिकवर कर लिया गया था। ओके। तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जो अभी हो रही है ये लॉकडाउन की वजह से, इसको रिकवर कर लेगी। ओके। तो यही थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इंडिया के अभी क्या करंट सिनेरियो है इस लॉकडाउन के पीरियड में, और अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो कितना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। इन सब चीज़ों को लेके हमने बात किया। तो आज के लिए बस इतना ही। होप you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.